से 22 साल का एक लड़का था, तो उसने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया। तो मैं उस टाइम पे बाइक पे था, मैंने बाइक रोकी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? क्या था भैया, मैंने ऐसे मैं एग्ज़ाम देने आया था और मुझे क्या कहते हैं गाज़ियाबाद जाना है। गाड़ी वहाँ पे बढ़ा दी तो उस बीच उन्होंने उनके साथ कार में चारों लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसको बाइक दी। मैंने कहा, और दिमाग में ये भी था, मैंने कहा छोटा ही बच्चा है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ज़िद है, एक हर किसी बच्चे के अंदर होता है। ये है कि एक तो एक गिरोह है नोएडा में, हर 3-4 सेक्टर के अंदर जैसे एक गांव पड़ता है, हर गांव में कोई ना कोई नशा बेचने वाला तस्कर होता है। तो उनके गले में एक चेन थी, काफ़ी 2 तोले की चेन थी उस समय, उन्होंने वो छीनी। एक डायमंड की इस हाथ में रिंग थी, एक इस हाथ में रिंग थी, गोल्ड की वो छीनी। 12 ग्राम की थी, एक 16 ग्राम की थी। तुरंत मुझे ऐसे साइड में फेंका, हाईवे से नीचे, जो थोड़ा खाई सी थी, ढलान जो होती है, वहाँ पे झाड़ियों में उन्होंने मुझे फेंका। यू वोंट बिलीव, पुलिस वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। हमने कहा कि एफआईआर तो किसी का मर्डर हो जाए नहीं लिखते। इतना उन्होंने बोला तो अंकल जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, बेटा तुम्हें जो लेना है ले लो, मुझे मारो मत, मेरी वाइफ का करवा चौथ का व्रत है, वो वैसे ही नहीं बचेगी ये सुन। और जिस लड़की को मैंने लिफ्ट दी थी, उसने फटाफट मेरी जेब से फ़ोन निकाला, क्या था इससे पहले बेहोश हो, इससे पहले से फ़ोन खुलवा। कोई दिक्कत पुलिस नसीहत देती है, मतलब आगे प्रोसेस नहीं करती, अपना केस पे एक्शन नहीं लेती और नसीहत देती है, बच गया बस। We don't follow any trend. We will set the agenda. नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आप देख रहे हैं एज न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो आता है। वीडियो काफ़ी वायरल होता है। इस वीडियो के अंदर एक शख्स होते हैं जिनका नाम है पंकज। अब पंकज सुबह ऑफिस के लिए अपने घर से ग्रेटर नोएडा के एक मूर्ति चौक के पास वो रहते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं सेक्टर 62 के लिए। अब सेक्टर 62 में उनका ऑफिस होता है, तो वो रास्ते में जब निकलते हैं तो जो हिंडन नदी का पुल है, वहाँ से जब वो पार्थला वाले पुल की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस बीच उनके साथ एक दुर्घटना घटती है। दुर्घटना ऐसे घटती है कि वो रेड लाइट पर गाड़ी जो है रोक देते हैं और वहीं पर एक शख्स उनकी गाड़ी के पास आता है, जो कि अपने आप को गुर्जर समुदाय का बताता है कि मैं गुर्जर समुदाय से हूं और आसपास के गांव का जो है रहने वाला हूं। वो कहीं ना कहीं पंकज को डराने की कोशिश करता है। इस बीच वो पंकज की गाड़ी में बैठने में भी की कोशिश करता है और वो बैठ भी जाता है। फिर वो पंकज को जो है इमोशनली थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। 1.5 से 2 घंटे तक वो पंकज की गाड़ी के अंदर रहता है और कुछ समय बाद जब 1.5 से 2 घंटे होते हैं तो वो कहीं पर एक जगह, एक लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां से पुलिस चौकी भी काफी पास थी। वहां पर वो पंकज से बड़ी चालाकी से पंकज का एक 4 तोले का सोने का कड़ा और 2 अंगूठियां लेकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद पंकज जो है सोशल मीडिया पर आते हैं, इस चीज़ की जो है कंप्लेंट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और पंकज जो है एक बार फिर जो वो टप्पेबाज गैंग है उसको सुर्खियों में ला देते हैं, जो आज से 4 से 5 साल पहले नोएडा के अंदर काफ़ी सक्रिय था, जिसको हम टप्पेबाज गैंग बोलते हैं। वही टप्पेबाज गैंग इस समय जो है काफ़ी सक्रिय है, खासकर नोएडा के काफ़ी इलाकों में या दिल्ली एनसीआर में काफ़ी केसेस जो हैं ऐसे आ रहे हैं जहां पर ऐसे स्कैम लोगों के साथ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को पहले से ही टारगेट बना के रखते हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इनके शिकंजे में जो है आसानी से आ सकते हैं। यही जो है पंकज के साथ हुआ। हमने कमेंट सेक्शन देखा, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बोला कि पंकज जो है नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई कैसे किसी की गाड़ी में आ सकता है। एक तरफ हम सोच भी सकते हैं क्या पता पंकज झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये स्कैम जो है ये सच में नोएडा के अंदर हो रहे हैं। इन्हीं स्कैम्स के, इन्हीं टप्पेबाजों के कुछ विक्टिम्स हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हुई, क्या उनकी स्टोरी है, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो उन्हीं ऐसी ही बातों के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट जुड़े हैं। पहले हिमांशु हमारे साथ हैं, दूसरा प्रवेश जी हमारे साथ हैं और तीसरा मनु हमारे साथ हैं, जो नोएडा के आसपास के क्षेत्र या नोएडा में ही रहते हैं, जिनके साथ ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स जो हैं पास्ट में हुए हैं।
हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको बताना कि अगर कभी भविष्य में आपके साथ होता है तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस से आप समझ सकें और अपने आप को अलर्ट कर सकें और वहां से बच के जो है अपने आप को आप भाग सकें, अपने आप को बचा सकें। पहले हम बात करते हैं, हिमांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु जी। हिमांशु के साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में वो आज हमारे पास आए हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हिमांशु, क्या हुआ था आपके साथ, आप कुछ बता पाएं? एक्चुअली ये बात है 24 जून की 2026 की। मैं एक अपनी साइट से विज़िट करके आ रहा था जी। सो वहाँ से आते समय मुझे रैंडमली ये क्रॉसिंग रिपब्लिक से हापुड़ की साइड से अपना सेक्टर 62 जी। मैं अपने घर पे नोएडा आ रहा था। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक के एरिया पे मुझे एग्जैक्ट मतलब लोकेशन वैसे तो याद है विजिबली, मतलब फिजिकली मैंने लोकेशन देखी हुई है। जी। सो मुझे एक रैंडमली एक बंदे ने हाथ दिया। तो लड़का मतलब लाइक ही इज़ 20 और 22, ठीक है। 20 से 22 साल का एक लड़का था। तो उसने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया। जी। तो मैं उस टाइम पे बाइक पे था। तो मैंने बाइक रोकी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? क्या था भैया, मैंने ऐसे मैं एग्ज़ाम देने आया था और मुझे क्या कहते हैं गाज़ियाबाद जाना है। जी। मैंने गाज़ियाबाद तो आ गया है। क्या था एक्चुअली मैं रहने वाला, उसने आई गेस आपका गुलावटी कोई ऐसा एरिया बताया उसने जी। कि मैं वहाँ का हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा आप गलत आ गए हो, ये रूट ऐसे निकलेगा यहाँ से पीछे से, आपको उस साइड से जाना पड़ेगा। कहता भैया यार बहुत लेट हो गया है और मुझे एक बार आप वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने कहा यार, जब मैंने देखा मैंने कहा बच्चा, तो मैंने कहा क्या ही है, मैंने वैसे मैं यूजुअली किसी को लिफ्ट देता नहीं, मैं कहा छोटा बच्चा है क्या कर लेगा। मैं कहा चलो बच्चे की हेल्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र रही होगी उस लड़की की। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने उसको पीछे बिठाया। तो मैंने अपना उसको ड्रॉप करने के लिए आगे से यूटर्न लिया, फ्लाईओवर के नीचे से। यूटर्न लेने के बाद थोड़ी बहुत देर उसने मतलब ऐसे ही बात की कि भैया थोड़ा आगे तक जाना है। अब वो बात नॉर्मल करता गया। तो मैंने कहा एक चलो टीनेजर बात कर रहा है, कोई बात नहीं, छोटा भाई है। तो ऐसे ही हम लोग बात करने लगे कि भैया आप क्या करते हैं? भैया मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ, मैं IMT कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा एग्ज़ाम था। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। अब बात करते करते उसने मतलब इतना ही एक अटैचमेंट सा क्रिएट कर दिया उस दौरान। तो मुझसे थोड़ा आगे जाने का कहता बड़े भाई मैं बाइक चला लूँ आपकी? मैंने कहा बाइक, कहता भैया मेरी ना बाइक चलाने की इच्छा कर रही है। कहता आप, मुझे बुलेट चलानी है, मेरे पास बुलेट है। तो कहता मुझे बुलेट चलाने की इच्छा कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले चला ले। वहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसको बाइक दी। मैंने कहा, और दिमाग में ये भी था, मैंने कहा छोटा ही बच्चा है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ज़िद है, एक हर किसी बच्चे के अंदर होता है। मैंने कहा चलो हो सकता है इसकी एक विश ये मैं पूरी कर दूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ले चला ले। मैं पीछे बैठ गया। मैं पीछे बैठा, कुछ दूर आगे जाने के बाद कहता भैया मुझे ना प्यास लग रही है। मैंने कहा लगा ले यार बाइक साइड में, मैं भी पानी पी लेता हूँ। हम लोगों ने बाइक रोकी, मैं वॉशरूम करके आया। उसने एक वाटर बॉटल ले ली, मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं पे करने दिए उसने। कहते नहीं भैया आप मत पे कीजिए, कोई बात नहीं है, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, आगे तक छोड़ रहे हैं। कहता भाई आपको बहुत थैंक यू। तो मैंने बस पानी पिया है। पानी पीने के बाद हम लोग वहाँ से चले हैं। मैंने कहा ला मैं चला लेता हूँ। कहता भैया बस थोड़ा सा आगे, बस फिर तो आप ले ही जाना, आपको ही चलानी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम थोड़ा आगे तक जाते हैं। इतने में वो लड़का लेके वहाँ से क्रॉसिंग रिपब्लिक से 4 से 5 किलोमीटर आगे वो दासना वाला एरिया आ जाता है। उसने कहा था मुझे फ्लाईओवर के नीचे जाने के लिए कि मैं फ्लाईओवर पे उतर जाऊँगा। अब उसने वहाँ पे मैंने देखा कि रात को अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा क्या था भैया मुझे यहाँ से कुछ व्हीकल मिला, थोड़ा आगे हाईवे है, मेन हाईवे से मिल जाएगा। तो यूजुअली मैंने उस हाईवे पे कई बार देखा रात को पुलिस भी होती है, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, जब तक दिमाग में ऐसा कुछ आया भी नहीं था कि कुछ इंसिडेंट हो सकता है इनके साथ पूरा ग्रुप हो। अब थोड़ा आगे जाने के बाद तकरीबन वो फ्लाईओवर भी क्रॉस हो गया। फ्लाईओवर को ये आपका जो बरेली वाला हाईवे है, उस हाईवे पे तासना कट जो आता है ना ईस्टर्न पेरिफेरी पे चढ़ने के लिए, वो कहता भैया मुझे यहाँ से मिल जाएगी। उस एरिया का मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब इतने में उसने क्या किया, फ्लाईओवर पे चढ़ा दिया ईस्टर्न पेरिफेरी पे। उस पर बाइक अलाउड नहीं। अब वो बाइक मुझे मतलब वो चढ़ा दिया उसने बाइक पे। बाइक हाईवे पे चढ़ने के बाद बाइक हाईवे पे उसने चढ़ा दी। हाईवे पे चढ़ने के बाद मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये कहीं कोई स्कैम ना हो कि मतलब हाईवे पे कुछ मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर, कि उस दौरान मेरी घर पे बात चल रही थी कि हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा। तो मैंने एक ऐसे ही मैंने कहा
कि जैसे मतलब मुझे किसी ने वीडियो कॉल करके मतलब घर से ये बोला कि वीडियो बना के भेज दे, कहाँ पर है तू। तो मैंने ऐसे ही वीडियो एक बनाकर स्नैप स्टोरी बनाकर मैंने भैया को भेज दी। तो मैंने कहा परवेश भाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं भाई के साथ में हूँ, मैं आ रहा हूँ, छोटा भाई है, इसको बस अभी ड्रॉप करके मैं अपना आ रहा हूँ। तो वीडियो मैंने बना ली, ये थोड़ा वहाँ पे उस टाइम पे दिमाग काम कर गया। वीडियो बनाने के बाद मैंने अपना फ़ोन जेब में रखा। अब मैंने कहा अब भाई हाईवे आ गया, आप उतर जाओ, मैं अपना निकल जाता हूँ। कहता नहीं भैया, ये जो मैं अभी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, बस मुझे आप कोने पे छोड़ देना, फ्लाईओवर पे चढ़ते अब वहाँ से यूटर्न ले लेना, इस हाईवे पे वैसे भी बाइक अलाउड नहीं है। मैंने कहा अलाउड नहीं है तो लेके क्यों जा रहा है? कहता भैया नॉर्मली देखो हमसे पहले भी 2-3 बाइक वाले निकले, हमारे पीछे भी बाइक वाला आ रहा है। अब उस दौरान मैंने थोड़ा आगे जाके नोटिस किया, वो बाइक मेरे पीछे पीछे चल रही थी। एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर थी विदाउट नंबर प्लेट, आगे पीछे कोई नंबर नहीं था। उस पर भी एक कम उम्र का लड़का बैठा हुआ था, उसकी भी तकरीबन यही 22-23 साल उम्र रही है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने क्या काम किया, यूटर्न ले लिया। यूटर्न कैसे लिया? उस पर यूटर्न नहीं है, बीच में कट है, बैरिकेड लगे हुए हैं, और उसके बाद थोड़ा वो आता ग्रीन फील्ड एरिया आता ना, बीच में पौधे वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से उसने पत्थर पे चढ़ा के यूटर्न ले लिया। यूटर्न कहता भैया मैं यहाँ उतर जाऊँगा, मुझे यहाँ से व्हीकल मिल जाएगा, आप यहाँ से एग्जिट कर लेना नीचे लेफ्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे डाउट होना शुरू होता, मैंने उससे बाइक मांगनी चालू कर दी। मैंने कहा भाई बाइक साइड में लगा, मुझे बाइक चाहिए। मैंने कहा तो यहाँ से निकल जा, तू देख ले भैया बहुत रात हो रही है वो। अब उस दौरान जैसे हम थोड़ा आगे चले तो वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े हुए थे। मैंने एक समझदारी दिखाई, मैंने कहा वहाँ पर मैंने जोर जबरदस्ती से मैंने कहा तू बाइक साइड में लगा, उसने रोकी नहीं और स्पीड तेज़ कर दी। स्पीड मैंने कहा तू बाइक की स्पीड कैसे तेज़ करी? मैं खड़ा हो गया ऐसे बाइक, उसने तुरंत क्या किया, हाथ हटा के भैया 2 मिनट रुको, मैं रोक रहा हूँ। वो थोड़ा घबराया, उसने तकरीबन आगे जाके 2 से 1.5 किलोमीटर आगे जाकर उसने एक रोकी बाइक। जैसे उसने बाइक रोक के वो साइड में उतर के एकदम ग्रिल पे खड़ा हो गया, वो आपके रोड उसमें हाईवे के साइड में खड़ा हो गया। हाईवे के साइड में खड़ा हो, मैंने कहा बाइक की चाबी दे दे, मैं तू निकल जा। तो कहता है बाइक की चाबी चाहिए। इतने में वो पीछे से स्प्लेंडर वाला आता है, उसने तुरंत बाइक रोकी है। कहता क्या हुआ? कहता ऐसे बाइक की चाबी चाहिए इसकी वापस। मैंने कहा वो लड़का जब आया दूसरा, कहता हाँ भाई क्या दिक्कत है? मैंने मेरी बाइक है जी, मैंने बाइक की चाबी दी। उसने अपनी पॉकेट में डाल के जिप लगा ली, लोअर डाला हुआ था। जैसे ही जिप लगाई, मैंने कहा चाबी दे। मैंने चाबी के लिए जब मैंने देखा ना वो दूसरा वाला भी उतर के मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मैंने तुरंत क्या किया, मुझे डाउट होना शुरू हुआ। मैंने कहा हो सकता है इनके साथ और भी लोग हों। अब मैंने कहा अब मुझे स्टोरी समझ आ गई, मैंने कहा यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। मैंने तुरंत क्या किया, मैं रोड की तरफ भागा। मैं तकरीबन ये आपकी 2nd लेन पे आ गया। मैंने वहाँ पे जाके गाड़ियों को हाथ दिया। काफ़ी गाड़ी चल रही थी, बहुत सारी गाड़ी चल रही थी हाईवे पे। हाईवे पे यूजली ऐसे कोई रोकता नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को हाथ दिया। इतने बजे उन्होंने देखा ना कि हाथ देने लग रहा है ये, तुरंत दोनों लड़के मेरे पास आए, अरे भैया साइड में चलो कोई गाड़ी वाला। तुरंत उन्होंने क्या काम किया, मुझे उठाकर दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मैं बीच बचाव में, मैंने भी हाथ पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन इतने में उन्होंने हाथों पर वो अपना तैयार हो गए थे। उन्होंने तुरंत मुझे ऐसे साइड में फेंका, हाईवे से नीचे जो थोड़ा खाई सी थी, ढलान जो होती है, वहाँ पे झाड़ियों में उन्होंने मुझे फेंका। फेंकते ही फिर वो मैं जैसे गिरा, इतने में उठता इतने उन्होंने मारपीट चालू कर दी। अब मुझे समझ आ गया, मैंने कहा यहाँ तो लड़ना बेकार है अभी। मैंने ऐसे एक्टिंग की कि हाँ जो जैसे मैं बेहोश हो गया। उन्होंने इतने में क्या काम किया, जो जिस लड़की को मैंने लिफ्ट दी थी उसने फटाफट मेरी जेब से फ़ोन निकाला, कहता इससे पहले बेहोश हो, इससे पहले से फ़ोन खुलवा लो। तुरंत खड़ा हो, फ़ोन का पासवर्ड बता, फ़ोन का पासवर्ड। मैंने फ़ोन का पासवर्ड बताया। मेरा पेटीएम खोला जाता है, मुझसे पेटीएम का पासवर्ड पूछा जाता है। पेटीएम का पासवर्ड बताया था। इत्तेफाक उस टाइम पर मेरे पेटीएम में बैलेंस नहीं था। अब उन्होंने देखा कि बैलेंस पड़ा है इसके 23 रुपये। अब उनको और ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया, अब उन्होंने बाइक की तरफ देखा तो बाइक भी रिजर्व में लग चुकी थी। उनको ये था कि भाई बाइक भी अभी रास्ते में हो गई तो हम फंस जाएंगे। अब उन्होंने क्या काम किया, चोट चाट के मुझसे पूछा कुछ पैसे हैं ये वो, कुछ कैश था मेरे पास तकरीबन 12.5 से, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ 15,000 के आसपास कोई बैलेंस था मेरा, वो लिया। मेरा उसमें ड्राइविंग लाइसेंस था, वो लेके गए। उनको कुछ लगा नहीं हाथ ना, तो उन्होंने वो फ़ोन लेके गए। फिर मैंने उनको धीरे धीरे मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ। जो कुछ बात हो रही थी जैसे नॉर्मल बात की, मैंने कहा भाई बुलेट भी मेरी नहीं है, ये किसी और की है, मैं तो जहाँ जॉब करता हूँ मैं वहाँ से लेके आया हूँ।
तब उनको थोड़ा ऐसा जो दूसरा वाला था वो लड़का आ गया था जब तक कि हाँ भाई हो सकता है सही बोल रहा है, अगर ये होता तो 23 रुपये नहीं बड़े होते। उसने कहा तू इसकी बाइक की चाबी दे दे। कह रहे फिर वो मुझे बोलते हैं देख पुलिस के पास जाएगा। पहले उन्होंने बताया था, अपना नाम बताया था उसने, अर्शिद फर्स्ट अपने आप को पंडित क्लेम कर रहा था बार बार कि भैया हम तो पंडित हैं, ये हुआ है। बाद में वो कहता है इंसिडेंट करने के बाद, कहता भाई मैं दुजाने का हूँ। मुझे समझ आ गया, मेरे काफ़ी फ्रेंड भी हैं, तो उनका गाँव पड़ता है बेसिकली दुजाना। मैंने कहा दुजाना के नहीं है, मुझे पागल बना रहे। मैंने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं। कह रहा दुजाना सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है। ये दुजाना कहाँ पड़ता है वैसे? ये दुजाना ग्रेटर नोएडा में गाँव पड़ता है। ठीक है। फिर वो उनमें से एक क्लेम करने लग गया कि भाई मैं तो गूजर हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भाई अच्छी बात है, आप गूजर हो। कहता है दूसरा वाला, कहता है कि यहीं के हम। कह रहा तुझे क्या लग रहा है बदमाशी हम क्या ऐसे ही कर रहे हैं? तेरे साथ हमने क्या पैसों के लिए वो किया है? कहता है ना हमारा एंजॉयमेंट है। अच्छा। कहता है पैसे की कमी नहीं है, ये है वो है, घर में ये है। 2-4 फोटोज दिखाने लग गए। कहता ये मेरा घर है, ये है देख, चला जा, किसके पास जाएगा? पुलिस वाले हमने ऐसे कर रखे हैं, वैसे कर रखे हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने कहा भाई मुझसे हुई गलती, आइंदा से कैसी ऐसी कभी हवाबाजी नहीं होगी। उन्होंने प्यार से बोला मुझे, कहते बात सुन, आगे से कभी किसी को लिफ्ट मत दियो, अच्छा इंसान है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी जाने दो। ठीक। मैंने कहा बाइक की चाबी लेके जा रहे थे। मैंने कहा भाई एक काम करना आप। मैंने कहा देखो वैसे तो कुछ है नहीं। मैंने कहा जो आपको मिलना था मिल गया। मैंने मुझे इस वक्त घर जाने की बहुत नीड है। जी। मैंने कहा बाइक की चाबी उधर मैं चला जाता हूँ हाईवे के पार, इतने में आऊँगा, इतने में अपनी बाइक की चाबी उठाऊँगा, इतने आप लोग चले जाओगे। तो कहता है कि ठीक है तो यहीं बैठ। अब वो फटाफट अपने जाके बाइक पे बैठते हैं, हाईवे पे जाके बाइक पे बैठते हैं। बाइक पे बैठने के बाद कहते चाबी देखता रही हूँ। मैं चाबी उन्होंने तकरीबन 100 मीटर आगे जाके चाबी ऐसे ड्रॉप की है मुझे दिखाते हुए। ड्रॉप की, मैं फटाफट भाग के गया हूँ, मैंने चाबी उठाई है, अपनी बाइक के पास आया, इतने में स्टार्ट करके वो इतने गायब हो चुके थे। गायब होने के बाद फिर मैंने एक एम्बुलेंस मुझे दिखी, थोड़ा आगे तक आया उनका पीछे। तो उस टाइम पे ना टोल का एग्जिट आ गया था, जहाँ से वो चढ़े थे उसका अपोजिट, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। इत्तेफाक वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जहाँ पे मेरे साथ ये इंसिडेंट किया था उस हाईवे पे, एक हाईवे के साथ में नीचे एक मंदिर पड़ता है, भोलानाथ टेम्पल। ठीक है, ये उसके पीछे मेरे साथ उन्होंने इंसिडेंट किया था। अब फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जान बच गई, बहुत है। वो थे पक्का, उनके पास मैंने एक पिस्टल भी देखी थी, उनके पास नाइफ भी था। बट वो वीडियो जो मैंने बना ली थी ना, वो लड़का उस बात पे ज़्यादा एग्रेसिव था कि मैंने वीडियो जो बना ली, वीडियो अगर नहीं बनाता तो वीडियो उसने बकायदा मेरे फ़ोन खोलते उसने वो वीडियो डिलीट करी है। वीडियो डिलीट करने के बाद उनको डाउट था कि ये कहीं रिकवर ना कर ले, वो फ़ोन लेके गए मेरा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं भाई, जान बच गई, बहुत है। मैंने बाइक स्टार्ट किया, मैं अपना सीधा घर आया हूँ। अब मैंने उधर देखा कि काफ़ी एक चौकी पड़ती है हाईवे के नीचे, वो बंद थी उस टाइम पे, आई गेस पुलिस बूथ था, पता नहीं क्या था वो। मैं सीधा फिर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने नेक्स्ट डे गूगल से नंबर निकाल के कॉल किया। ये गाज़ियाबाद में कोई पुलिस स्टेशन था, उनकी सीओ थी श्वेता सिंह, श्वेता आई गेस सीओ का नाम था। उनके पास कॉल जाता है। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। मैम को सारा ब्रीफ किया। शी इज़, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस किया। कहते हैं आप एक बार मेरे पास आ जाइए, पुलिस स्टेशन आ जाइए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद मैं आपके साथ एक अपना कांस्टेबल भेज दूंगी, जहाँ पर आपके साथ जिस स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है उस स्पॉट पे जाकर वो पुलिस वाला वो ये वेरीफाई कर लेगा वो पर्टिकुलर एरिया हमारे एरिया में आता है या नहीं आता। ठीक है। अगर वो आता होगा तो इस केस पे मैं वर्क करूँगी। उन्होंने मुझे ये श्योरिटी दी। मैंने कहा ओके मैम। अगर ये नहीं आता, जिस भी पुलिस स्टेशन में मतलब आपका ये जो एरिया था जहाँ पे आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस भी एरिया में वो होगा, मैं वहाँ के मतलब जिस वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, मैं आपको वहाँ पे करूँगी रेफरेंस। मैंने ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैंने फिर काफ़ी वो किया, तो वो मुझे पता लगा वो जो एरिया था वो एरिया आता है वेव सिटी पुलिस स्टेशन के अंडर। ठीक है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं नेक्स्ट डे ही वहाँ पे 1 बजे पहुँच गया था पुलिस स्टेशन। मैंने वहाँ पे जाके, उस टाइम पे मेरे काफ़ी यहाँ पे होठ कट गया था, तो ब्लड भी निकला हुआ था। तो नेक्स्ट डे चोट थी, ये वाली आईज के नीचे यहाँ हल्का सा पूरा वो हो गया था, यहाँ सूज गया था, तो फेस पे ज़्यादा दिख रहा था। अब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद मैंने पुलिस को पूरा इंसिडेंट बताया।
तो वहाँ पे जो SI थे, फिर उन्होंने जो CO थे मिस्टर नरेंद्र और हरिंदर सिंह, ठीक। तो उनको बताया। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बुलाया, पूछा क्या करते हैं क्या नहीं, बताया मैंने सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आ जाइए, ठीक है अभी थोड़ा हम किसी उसमें बिजी हैं, जी आप कल आ जाइए, कल हम आपके साथ टीम भेजकर जी उस एरिया को दिखवा लेंगे, वो हमारे एरिया में होगा तो हम उस पर वो कार्रवाई बिठाएंगे। ठीक मैंने कहा चलिए सर ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया, मैं सर मैं आ रहा हूँ, कहता आप आ जाइए। तो मैं पहुँचता हूँ 12 बजे, पुलिस वालों ने वहाँ पे मुझे 2 बजे उनकी टीम आती है, कहते हैं हिमांशु जी आप, मैंने कहा हाँ जी, कहता आइए हमारे साथ चलिए। मैंने जाके उनको वो पूरी लोकेशन दिखाई है, मैंने कहा यहाँ से चढ़े थे, यहाँ से ऐसे हुआ, ये हुआ यहाँ पे। अब वो जो पुलिस वाले मेरे साथ आए थे ना, वो उनके मतलब इनकी क्या है, जैसे पुलिस स्टेशन है तो उनकी वो बनी हुई है, चौकी बनी हुई है, पुलिस बूथ बने हुए हैं। ठीक है। तो कहते हैं यार ये वाला एरिया जो है पुलिस बूथ मेरे अंडर में नहीं आता, दूसरे उसमें आता है। उन्होंने उनको कॉल किया, ठीक। फिर वहाँ से उन्होंने थाने में कॉल किया, जी जो CO साहब थे। ठीक है। CO सर को कॉल करने के बाद वो कहते हैं कि सर ये वाला एरिया उनके अंडर में है, इस चौकी से आप उनको भेज दीजिए। तो वहाँ के SI आए मेरे पास जी सेम लोकेशन में, पुलिस वाले थे मेरे साथ। जी कहते सर, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि यहाँ पे इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है इस एरिया पे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मुझे ही डरा रहे थे हम्म, कि मतलब इंसान ये सोचता है ना कहीं झूठ ना बोल रहा हो ये वो। हाँ बिल्कुल तो वो पहले वो पुलिस वाले मुझ पर प्रेशर बना रहे थे, जी तुम यहाँ आए क्यों थे जब तुम्हें पता है कि हाईवे पे चढ़ नहीं सकते। जी जब उनको आधे घंटे क्वेश्चन करने के बाद उनको क्लियर हो गया ना कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, तब उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक। और उससे एक दिन पहले मैंने पुलिस स्टेशन में तो एप्लीकेशन दे दी थी रिटर्न में। फिर हम लोग जाते हैं चौकी, मैंने चौकी में वहाँ पे रिटर्न में दिए। जी मेरे पास जो मेरा फ़ोन था उसका IMEI नंबर वगैरह सारी डिटेल सब कुछ फ़ोन नंबर वगैरह देने के बाद मैंने उनको वहाँ पे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है हम IMEI वो करवाते हैं, फ़ोन आपका ट्रेस करवाते हैं, जी और उसके बाद वो ये कहता है ये तो हाथ आ जाएंगे। मैंने उनको बता ही दिया था पुलिस वालों को, मैंने कहा मेरे पास फ़ोटो भी है, जो वीडियो बना के भेजी थी मैंने भैया से नेक्स्ट डे वो वीडियो ले ली थी। ठीक है। वो मैंने वीडियो जब बना के भेजी थी मैंने डिलीट फ्रॉम मी कर दी थी, ठीक है। जिससे लगे कि हाँ भाई मेरे साथ। तो मैंने भैया को अगले दिन नेक्स्ट डे कॉल आ गया मेरे पास, कहते यार तूने रात को क्या कैसी वीडियो बना के भेजी, क्या हो गया। कहते तेरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने भैया रात ऐसे मैंने जो वीडियो बना के भेजी थी उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया पूरा। कहते फटाफट तो एक काम कर, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट। मैंने कहा मैं बिल्कुल जा ही रहा हूँ रास्ते में। ठीक। मैंने कहा वो वीडियो मुझे भेज देना। जी पुलिस वालों को मैंने फ़ोटो भी दे दी थी। जी तो उन्होंने पुलिस वालों ने बोला कि आप 1-2 दिन रुकिए, जी हम करते हैं इस पर। नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया है, मतलब नेक्स्ट डे तो नहीं, मैंने जैसे ये 25 तारीख को कंप्लेंट कराई है, तो मैंने उनको कॉल किया है संडे को, सैटरडे संडे मैंने उनको कॉल किया। 2 से 3 दिन बाद मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर वो मैंने ऐसे कंप्लेंट लिखवाई थी, तो क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि उस पर वो चल रही है, आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए, ठीक है। कि चौकी आ जाइए। मैं वहाँ गया चौकी में, मुझे उस टाइम पे चौकी में कोई मिला नहीं। चौकी के बाद फिर मैं वहाँ पुलिस स्टेशन गया, फिर मैंने देखा ना पुलिस वाले को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लाइट नहीं दिखा रहे। अब ये मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 24 जून की रात को, ठीक है। तकरीबन 12 बजे। इनफैक्ट पुलिस वालों ने मेरे साथ इतना वो किया, पुलिस वालों ने मतलब ये ऑन स्पॉट उसी टाइम पे जब वो वहाँ पर पुलिस वाले आए थे, पुलिस ने वहाँ पर क्या रोल किया, पुलिस वाले ये कंफर्म कर रहे थे कि बंदा सच बोल रहा है नहीं बोल रहा। तो बाकायदा उन्होंने जाके CCTV फुटेज देखी है उस टोल प्लाजा की जहाँ से एंटर हुए थे, हाईवे पे चढ़े। CCTV फुटेज भी देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी उन्होंने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे थोड़ा अभी आज ये इंसिडेंट, आज कितनी डेट है, आज आपकी 9 तारीख, आज हमारी 9 अगस्त हो गई है। जी आज 9 अगस्त 2026 है, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था 24 जून 2026 को। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई मतलब मेरे पास ये नहीं कॉल आया उनका कि हाँ भाई चलो ये पता नहीं कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कोई भी अपडेट वहाँ से कोई भी अपडेट वहाँ से नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। और पुलिस वालों ने बल्कि यहाँ तक ये कहा था कि हाँ ये बहुत क्रिटिकल मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन है, वो आपके साथ ऐसे कर देते वैसे कर देते। वो बस एक कहीं ना कहीं मैं वीडियो के कारण रुका हूँ। फिर मैंने आके मतलब भैया से ऐसे डिस्कस किया, मैंने कहा भाई मेरे साथ ऐसे से, भाई ने बोला तो एग्जैक्ट मुझे इतना याद है, 2 दिन तक मुझे कुछ पूरा इंसिडेंट याद नहीं आया था। क्यों, इतना याद था कि हाँ पानी पीने से पहले तक का वो याद था, पानी पीने के बाद का 2 दिन बाद जाके मुझे पूरा इंसिडेंट याद आता है। पता नहीं उन्होंने पानी में उसने कुछ मिला के दिया या कुछ करके दिया। मुझे इतना याद है कि पानी की सील थी बॉटल की, वो भी मैंने अपने हाथ से खोली थी। उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं मैंने कहा यार कहीं उसने कुछ करके दिया है। अब देखते हैं उसमें क्या है।
ये हिमांशु की कहानी थी, हिमांशु का एक्सपीरियंस था। उनके साथ जो हुआ 24 जून को हुआ और रात को हुआ, और उन्होंने जो है पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन जो है पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। वो अपडेट भी मांग रहे हैं कि अपडेट दीजिए, क्या एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। हमारे साथ मनु भी हैं। नमस्कार मनु जी। आपके साथ क्या हुआ, आप कुछ शेयर कर सकें एक्सपीरियंस अपना? Okay, Himanshu for calling us here. एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किसी के साथ भी ना हो, लेकिन ये मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ। एंड अभी मैं इनकी हिमांशु की बात सुन रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि ये एरिया भी वही था जी। तो ये बात है 28 अक्टूबर की 2025 की, करवा चौथ का दिन था और मेरे फादर इन लॉ हमारे घर आए हुए थे। उन्होंने सुबह उठ के बोला कि मैं निकलता हूँ, मम्मी जी का व्रत है, वो मुरादाबाद से हैं वो लोग। तो हमने कहा ठीक है आप निकल जाना। सुबह वो उठे अपना 5 बजे और रेडी होके निकल गए 5:30 तक घर से। और IMS है, IMS गाजियाबाद, ठीक है, उसके आगे से बसें निकलती हैं, काफ़ी पब्लिक भी खड़ी रहती है। वो वहाँ पे रुके और बस का वेट करने लगे। करवा चौथ का दिन था, उनको भी लग रहा था घर पहुँचेंगे, आंटी व्रत में होंगी। और इतने में एक शख्स आता है और उनके पास खड़ा होता है आके और बोलता आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंकल जी पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर रैंक के हैं, लेकिन मुरादाबाद से हैं तो थोड़ा सा देसी भी हैं, है ना, तो सबसे बात कर लेते हैं इजीली। जैसे दिल्ली के ऑफिसर्स किसी से बात नहीं करते, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता अमूमन। अब उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या तकलीफ है? बोले नहीं अंकल जी मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो मुरादाबाद जा रहा हूँ। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे अच्छा कहाँ रहते हो? तो उसने कोई जगह भी बता दी होगी ऐसे। कहते अच्छा ठीक है, देखते बस से जाएंगे। हाँ बस से चलते हैं जी। उसके बाद एक बस आई, रुकी, अंकल जी ने देखा मुरादाबाद यही होता है वहाँ पे, पूछते बस वाले ने कहा हाँ कितने हैं? तो उसने कहा 2 लोग। उन्होंने नहीं भीड़ है। तो बोला अंकल जी आप कहाँ इसमें बैठोगे? दूसरी बस देखते हैं कोई और, उसमें सीट मिल जाएगी। कहाँ तक खड़े जाएंगे? ठीक है। दूसरी बस आगे रुकी। ऐसे करके उसने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया और 2 या 3 बस उनकी मिस करवा दी। तीसरी बस में अंकल चढ़ने लगे तो उसने चढ़ते में उतार लिया। अरे अंकल कहाँ जाओगे? देखते कोई खाली बस में आप कहाँ परेशान होंगे? तो अब ये सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं अपना। सबसे पहली बात, जैसे आपको भी सॉफ्ट टारगेट थे हिमांशु को, बहुत प्यार से इमोशनल और सॉफ्ट। क्रिमिनल ब्रेन और एक नॉर्मल ब्रेन में ये डिफरेंस होता है कि क्रिमिनल क्राइम के हिसाब से अपनी चीज़ों को सेट कर रहा होता है, नॉर्मल इंसान एक डेली लाइफ के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है ना। तो वो सॉफ्ट टारगेट थे, वो ठीक है जी बेटा। इतने में एक कार आके रुकती है, वैन, और वो बोलता कहाँ जाओगे? तो उसमें इन्होंने कहा मुरादाबाद। बोला आ जाओ। कितने लोग हैं? तो वो बोला 2 लोग हैं। तो अंकल जी ने कहा नहीं तुम जाओ, मैं तो बस से जाऊँगा। तो उसने अंकल जी कहाँ बस में जाओगे? पूरी कार खाली पड़ी है, इसी में बैठ जाओ। तो उसमें क्या था, ड्राइवर था, ड्राइवर के बगल में एक था और एक बंदा पीछे बैठा हुआ था, बस ड्राइवर के अलावा 2 लोग थे। तो उन्होंने कहा मुरादाबाद पैसे पूछता है अमूमन इंसान के भाई, तो उसको लगा तो बस का किराया भी उतना है, कार में भी उतना, चलो कार से चले जाते हैं। तो वो बैठने लगे। तो उसने कहा अंकल जी पहले आप बैठ जाओ। तो पीछे की सीट पे एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था। अंकल जी बैठे तो बीच में आ गए और जो वो बंदा था उनके साथ वो आ गया। कार चलती है थोड़ी दूर पे और IMS जैसे क्रॉस करते तो मसूरी के लिए रास्ता कटता है, लेकिन मुरादाबाद के लिए सीधे जाता है। तो उसने वहाँ रास्ते से टर्न ले लिया। तो अंकल जी को कोई डाउट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे बस ऐसे ही जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ये रास्ता गलत है, आप सही नहीं जा रहे हो। इतना तो कहने की देरी थी कि उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब एक बुजुर्ग इंसान, मेरे अंकल के साथ, जो मेरे फादर इन लॉ के साथ रिसेंटली उस समय पैरालाइज का कुछ इशू हुआ था, तो वो बेचारे चलने में भी थोड़ा सा उनको इशू था। और इस एज में आप जानते हो एक बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, और जब गाड़ी वहाँ पे बढ़ा दी तो उस बीच उन्होंने उनके साथ कार में 4 लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। तब उनको पता चल गया कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ। अब बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन क्या कर लेंगे? कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि वो भी वैसा दिमाग चलाए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ ऐसा क्या करो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उन्होंने बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, अब हम तेरा बिगाड़ेंगे। और उन्होंने गाली गलौज उस एज के साथ करनी शुरू कर दी और उनको 1-2 थप्पड़ भी मारे और इस बीच उनको झुका के मारना पीटना शुरू कर दिया। उस समय उनके पास एक फ़ोन था छोटा बटन वाला, वो उन्होंने धीरे से अपने सॉक्स में डाल लिया
कि भाई क्या करें, उनके जितना दिमाग चला उन्होंने किया। फिर वो एक नहर के किनारे ले गए और गाड़ी उन्होंने रोकी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सुबह सुबह का टाइम है, गाड़ी रोकी और अंकल को कहते हैं चल इसे मार देते हैं, इसे मार देते हैं, ख़त्म करते हैं और सामान लूट लेते हैं। इतना उन्होंने बोला तो अंकल जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी, बेटा तुम्हें जो लेना है ले लो, मुझे मारो मत, मेरी वाइफ का करवा चौथ का व्रत है, वो वैसे ही नहीं बचेगी ये सुन के। और बहुत रोने लगे, ये सिचुएशन उनके सामने बनी। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है क्या सामान है, दिखा दिखा दिखा। और तो उनके गले में एक चेन थी, काफ़ी 2 तोले की चेन थी उस समय, उन्होंने वो छीनी। एक डायमंड की इस हाथ में रिंग थी, एक इस हाथ में रिंग थी गोल्ड की, वो छीनी। 12 ग्राम की थी, एक 16 ग्राम की थी, और काफ़ी सारा गोल्ड था जो उनका छीन लिया। और एक बैग में कैश भी था जो घर लेके जा रहे थे, वो भी छीन लिया। मोबाइल उन्होंने छुपा लिया था। तो उसमें से एक बंदा बोला इसको मार देते हैं और मार के नहर में डालते हैं, यार काम खत्म कर, अब हो गया। तो इन्होंने कहा मुझे मारो मत, जो तुमने लेना है ले लिया। तो कह रहा था नहीं मारेंगे तो तू पुलिस थाने में जाएगा, चल हम ही छोड़ देते हैं तुझे पुलिस के पास, क्या कर लेगी पुलिस हमारा। तो उन्होंने कहा मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने गाड़ी से उन्हें फेंक दिया, चलती गाड़ी से थोड़ा सा स्पीड में धक्का दे के गिरा दिया। तो ये यहाँ पे उनके साथ घटना हो गई। अब वो अकेले खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और उनका दिमाग भी चलना बंद है। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान का दिमाग चलना बंद होता है। जैसे इनको नहीं समझ में आ रहा था कि इनके पास इतने रेड फ्लैग आए थे, इतने सारे नोटिस आए थे कि कहीं भी रोक सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। ये आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और कहाँ तक पहुँच गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। वही उनके साथ हुआ। वो वहाँ पे खड़े थे और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब वो इतना घबरा गए वो गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए। वहीं पे थोड़ी दूर पे एक छोटी सी दुकान खुली हुई थी, पान की या सिगरेट विगरेट वगैरह जहाँ मिलती है। ये वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने उससे बोला, वो दुकान किसी मुस्लिम इंसान की थी। तो उसने कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बच गए, वरना ये लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। एग्जैक्टली, ये किसी को छोड़ते नहीं है, आप किस्मत वाले हो अंकल जी जो आप बच गए। आप ऊपर वाले से शुक्र अदा करो कि आप बच गए, जो गया वो जाने दो। तो इन्होंने उसी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप एक काम करो, मेरा छोटा सा फ़ोन है तो मैं ऐसे ही ले आया था, तो इसमें आप 200 रुपये डालो ताकि मैं किसी को कॉल करके बता सकूँ मेरे साथ ये हादसा हो गया। फिर इन्होंने उससे कॉल किया और फिर उसके बाद से जो कहानी ये घर ही चले गए, वापस नहीं आए हम लोग के पास कि हम लोग परेशान होंगे। उसके करीब इवनिंग में इनका कॉल आया और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी हमें दी। हम लोग भी घबरा गए, भाई ऐसा ऐसा कहीं चोट तो नहीं लगी, और वो ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर रहे हैं, पैरालाइज वजह से। हमने सोचा कि चलो पुलिस में चलते हैं। तो मेरी वाइफ ने मना भी किया कि कोई फ़ायदा नहीं है जाने से। तो मैंने कहा यार फ़ायदा नुकसान तो बात की चीज़ है, चलते तो हैं। और जैसे इनके साथ तो पुलिस का बड़ा अच्छा बिहेव रहा, और हम उसी कोतवाली में गए, वेव सिटी। हाँ, जब वहाँ पे पहुँचे, यू वोंट बिलीव, पुलिस वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। हमने कहा कि एफआईआर तो किसी का लिखते हैं, हमारी इस बात पे क्या लिखेंगे। तो कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो मैंने पूरी डिटेल में एप्लीकेशन लिखी कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो उस पुलिस वाले ने कहा ये इतना लंबा कौन पढ़ेगा। पुलिस वाले नहीं बोले, पुलिस वाले ने कहा ये इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तो मैंने कहा सर आप पढ़ोगे और कौन पढ़ेगा। तो कहता हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो मेन चीज़ लिखो कि आपके साथ राह में टप्पेबाजी हुई, इतना पैसा लिया और जान से नहीं मारा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, छोड़ दिया। 3 शब्दों में 3 लाइनों में अपनी बात खत्म करवा। मैंने वैसे ही किया, दिया, और उन्होंने ऐसे फोल्ड करके रख लिया। फिर वो अपनी रील स्क्रॉल करने लगे, अपना मोबाइल देखते रहे। मैंने उनसे कहा इस पर कब तक कार्रवाई होगी, कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। समझ में तो हमें आ गया कि कुछ नहीं होने वाला, कि जो होना था यहाँ तक हो गया। आपकी चौकी से 20 कदम की दूरी पे ये हो रहा है, और मेरे साथ हो रहा है, तो यानी बहुतों के साथ हो रहा होगा। आपको पता है ऐसा हो रहा है, तो आप किसी अपने ऑफिसर को सिविल ड्रेस में खड़ा करके ये हादसा करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ जा रहे हैं वो लोग, कौन लोग हैं। भाई आप अपने ऑफिसर को 4 दिन खड़ा कर दीजिए, वो उसको भी ट्रैप करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे श्योर हो जाता है कि आपकी अंदर क्या चल रहा है आपके प्रशासन में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है। उसके बाद आज का दिन है, कोई खबर नहीं आई, कोई किसी ने पूछा नहीं कि आपको कोई मिला या कुछ हुआ, या हमें कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ लोग मिले आप उनकी शिनाख्त कर लीजिए, पहचानने की कुछ नहीं है। हमारा 3-4 लाख का गोल्ड चला गया, हमारे फादर बच गए, मेंटली ट्रॉमा में अभी भी हैं वो, इस चीज़ को लेके वो अब अकेले कहीं नहीं जाते, तो वो हो गया। और ऐसा जान कितने लोगों के साथ होता था। पुलिस की प्रतिक्रिया तो इसमें ज़ीरो होती है।
वही सेम जो हिमांशु के साथ हुआ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने भी कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कोई भी जो है उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने बहुत लाइटली इस पूरे मुद्दे को लिया। आज 2 साल हो चुके हैं उस दुर्घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट जो है इनके पास भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से नहीं है। हमारे साथ प्रवेश जी भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपके साथ क्या हुआ, आप कुछ बता बस पाएं? ऐसे ही, जैसे ये मेरे कज़न है, इनके साथ उस दिन रात को इन्होंने वीडियो भेजी मेरे पास। जी तो ऐसा सुनते आता हूँ कि मैं 4-5 साल हो गया नोएडा, वैसे रहने वाला पानीपत का हूँ मैं। जी तो वैसे साल 6 महीने में जो भी सर्कल में है ऐसा सबके साथ ही होता है। जी। सिटी के अंदर भी होता है, जीआईपी के वहाँ भी होता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको पता हो या आपके साथ हुआ हो या मेरे आपके साथ तो करीबी? जीआईपी से हुआ था। एक बार मैं बताइए। अपना हरियाणा नंबर बुलेट लेके आया था, चल रहा था वहाँ से जीआईपी से, खा पी के पार्टी करके। जी तो घड़ी बांध रखी थी हाथ में, जी तो घड़ी छीन ली थी, फ़ोन वोन छीन नहीं पाए थे। तब भी उन्होंने साइड में घेर दिया था, 3-4 ने ऐसे ठीक। झड़प हुई थी। फिर उस टाइम भी ये भैया मुझे बचाने आए थे, मेरे मौसी का लड़का ही था टाई, तब बचाने आए थे। तो ये नोएडा में नॉर्मल बात है। 4-5 साल से मैं 4-5 घटनाएं तो ऐसे सबके एक्चुअली साथ कहना ये हुई। लोग टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं। अब पुलिस तो एक्शन लेती भी नहीं भैया। कभी कि कहीं भी कंप्लेंट लिख लो, आप ऑनलाइन डाल दो, थाने में चले जाओ, कुछ भी कर लो, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती इस चीज़ में। ये जैसे क्या कारण है कि नोएडा के अंदर इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्या आपको लगता है? ये है कि एक तो एक गिरोह है नोएडा में, हर 3-4 सेक्टर के अंदर जैसे एक गांव पड़ता है, हर गांव में कोई ना कोई नशा बेचने वाला तस्कर होता है। उनके चेले चपाटे करते हैं मोस्टली ये काम। जी तो किसी का घड़ी छीन लिया, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का गोल्ड छीन लिया, तो पुलिस भी एक्शन ऐसी नहीं लेती। जो बाहर के रहने वाले हैं उनको बस ये करके कि जान बच गई, मर्डर केस नहीं हुआ, सीरियस केस है नहीं, ना उसमें तफ्तीश होती, ना कोई रिकवरी होती। और कोई पकड़ा भी जाता तो बाई चांस किसी को बुलाया भी नहीं जाता कि आपके साथ होगा कि पहचानो इनमें से कोई है। तो इस तरीके से पुलिस का तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस का रिस्पॉन्स नहीं है तो भैया टारगेट तो क्राइम की अगर आप बात करते हो ना हिमांशु, नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से आने वाले लोग बस रहे हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ हो रही हैं, जी सब अच्छा कमा रहे हैं और ऑफिस में अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं। बिल्कुल अच्छा मोबाइल रखना, अच्छी कार चलाना और अच्छे ज्वेलरीज पहनना उनका एक स्टेटस है। जी और यहाँ के जो लोकल हैं, जी अब मैं किसी एक समुदाय या कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा कि वो जैसे गुजर का नाम वो ले रहे थे, कोई गुजर। भाई आप लैंग्वेज से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो गुजर है कि वो जाट है कि वो क्या है? लैंग्वेज तो मैं अगर यहाँ 2 साल रह लूँ तो मुझे भी आ जाएगी। बिल्कुल। इससे तो डिसाइड नहीं हो सकता ना कि वो गुजर है। कई बार मैंने कई गुजरों को हेल्प करते हुए देखा है, लड़ते देखा है हमारे लिए, जी है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किया है, ये उनकी आड़ में किया जा रहा है। लेकिन टारगेट तो अगेन वही लोग बन रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो सॉफ्ट हैं, जो ज़्यादा क्रिमिनल ब्रेन नहीं है। वो सर्विस करने वाला बंदा है, रात को आ रहा है अपने ऑफिस से और बना लिया उसे टारगेट। जी तो यहाँ पे ये हो रहा है। आप देखिए ना, नोएडा में इस समय मैं रोड पे अभी भी निकलूंगा, बिना नंबर प्लेट की ब्लैक शीशे वाली कारें फर्राटा भर रही होती हैं और साइकिल वालों को, ई रिक्शा वालों को उड़ा रही होती हैं। जी वो इतनी गंदी ड्राइव कर रहे होते हैं, भरी भीड़ में वो 70-70, 80-80 की स्पीड में भगा के स्किट मार रहे होते हैं गाड़ियों की, जी ठीक है। लेकिन पुलिस उन्हें नहीं रोकती है। जी क्या पुलिस को दिखती नहीं होंगी वो गाड़ियाँ? उन काले शीशों के अंदर कौन है, जी क्या वो नहीं दिखता उन्हें? लेकिन पुलिस क्या कर रही है ये तो पुलिस ही जाने। जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रही है। और आप देखिए यही हो रहा है हर जगह। जैसे प्रवेश जी, पुलिस एक्शन नहीं लेती, क्या कारण लगता है इसके पीछे? मतलब क्यों पुलिस इन चीज़ों को नजर मानती नहीं इस चीज़ को। पुलिस क्राइम तब मानती है किसी का रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ बड़ी घटना हो जाए तो तब मानती है। क्राइम ही नहीं मानती पुलिस कि किसी के साथ मारपीट कर दिया, पैसा छीन लिया, ज्वेलरी छीन ली, इसको क्राइम ही नहीं मानती। कोई तफ्तीश होती नहीं, आगे नहीं बढ़ती कोई बात जैसे इनमें। मनोज जी के फादर इन लो खुशकिस्मत थे, उनकी जान बची। ये भी एक क्राइम है। अगर कल को उनके साथ कुछ हो जाता तब भी पुलिस का ये रवैया रहता। मतलब क्या पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि कोई बड़ा क्राइम हो, किसी का मर्डर हो, तभी कुछ हो? तभी सर पुलिस वाले तो ये कह ही रहे थे कि चलो जान तो बच गई अंकल जी की, कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे चल बढ़िया, जान बच गई तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस नसीहत देती है, मतलब आगे प्रोसेस नहीं करती, अपना केस पे एक्शन नहीं लेती और नसीहत देती है, बच गया बस। सेम कुछ इंसिडेंट नहीं जैसे से मन्नू भाई ने डिस्कस किया ना, सेम थाने में, सेम पुलिस स्टेशन में, मेरे साथ भी मैंने भी चीज़ को, मैंने कहा चलो पुलिस वालों को थोड़ा रवैया सिर्फ सीईओ का ठीक था,
उस एसआई का ठीक था, क्योंकि ये दोनों थोड़े पढ़े लिखे थे। जी मैंने जिस पुलिस एएसआई को मैंने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी ना, उसने भी मुझसे सेम बात कही थी। जी ये क्या लिख दिया तूने राम नाम, कह रहा रामायण पढ़ने का टाइम है हमारे पास, और हिंदी में लिख। ये रवैया था पुलिस वाले का। कहता इतनी लिख दे। मैंने कहा आप ही बता दो अब लिखना क्या है। जी कहता क्या करता है। मैंने कहा सर लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। अब मैं कहा तब से वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको लगा कि हाँ भाई वकील है। तो कहता वकील साहब इतना समझदार हुई, 2 लाइन में लिख के ख़त्म करो। ठीक है। तो कहता है मैंने उसमें फिर लिखना चालू किया। तो कहता है इतना लिख दो, मैं जा रहा था, एक लड़के को लिफ्ट दी और उसने मेरे साथ ऐसा दुर्घटना कर दी और ये मुझे जान से मारने की कोशिश करी, और जो जो आपका गया अपना लिख देना। मैंने बकायदा उसमें जब नीचे फ़ोन डिटेल और नंबर EMI नंबर वगैरह लिख के दिया फिर। तो कहता है ये क्या है। मैंने कहा ये फ़ोन की डिटेल है। कहता है ये तो बात की बात है, इसको तो देख लेंगे, अभी तो फिलहाल यही कागज़ बहुत है। तो मैंने कहा फिर भी आप एक काम कीजिए, जो मैंने लिख दिया इसको आप इसके पीछे लगा के, मैं स्टेपल मार के दे रहा हूँ, आप ये ऐसी वो दिखा देना। फिर अंदर से एक वहाँ पे मेरी एज का एक पुलिस वाला था, न्यू, मेरे ख्याल से न्यू वो ही था कांस्टेबल। तब उसने मुझे एक सलाह दी, क्या था भैया इन सबको छोड़ो, मैं साहब से जाके बात करता हूँ। वो अंदर एक SI साहब बैठे हैं, तो उनका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे। वो काफ़ी सही इंसान लगे मुझे, CO से भी अच्छे इंसान वो लगे। उन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर उन्होंने ही कॉल करके उनको बुलाया। एप्लीकेशन लेने के बाद भी उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पर भी मुझे पुलिस वालों ने दबाने की कोशिश कर रहे थे कि बस मैं वहाँ से निकल जाऊँ। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है मामला टालने की सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि इसको मतलब ऐसा परेशान करते सर 4 घंटे वेट करना है, आप एक कंप्लेंट लिखवाने गए हो, आपके साथ एक हादसा हुआ है, आप मरते मरते बचे हो, आप एक कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं और आप 4 घंटा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। पुलिस वाले आपको 4 घंटे के लिए परेशान कर रहे हैं, बिठा के रख रहे हैं, सामने आपके कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फ़ोन चला रहे हैं। फिर भी मैंने कहा चलो बस एक बार ये मुझे एप्लीकेशन ले लें और उसके बाद ये अपनी थोड़ी बहुत कार्रवाई करें। मैंने कहा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, बट ऐसा मैंने देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाद में मैं कॉल कर रहा हूँ उनको कि सर क्या हुआ। अरे भाई अभी देखेंगे, बात टाल रहे हैं। कहता तू आ जा थाने में। मैं जाके भी देख लिया। फिर वो वेट करा रहे हैं कि अरे CO साहब वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया जब होगा तभी बताएंगे, तो अब तो हादसों का वेट। अरे एक बात और सर, ये तो नोएडा का लोकल है 45 का, मैं पानीपत का, रिश्तेदार तो हैं हम। ये लोकल ID है, इसकी प्रॉपर एड्रेस है। इन्हीं कंप्लेंट पे काम नहीं होता, जो खासकर बाहर से रहने वाले हैं उनका तो कंप्लेंट भी नहीं लिखते। भैया मेरी तो कंप्लेंट तक नहीं लिखी थी पुलिस ने। बोला इतने की तो तू GIP में दारू पिया हुआ, जब कलम में पी का आ तो बोला यार चाहो घड़ी मेरी 2000 की थी, चाहो 2 लाख की थी, अपनी चीज़ सबको प्यारी लगती है। क्राइम तो हुआ है, मेरी तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी भैया। तो क्या आपको लगता है प्रवेश जी, क्या पुलिस वाले भी मिले हुए हैं? मतलब मिले नहीं हुए, मतलब सिरदर्दी नहीं टालते, मतलब एक्शन नहीं लेना, मतलब वर्क ना करना पड़े, वर्क नहीं करना पड़े। ये एक्शन ना लेना, ये तो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े क्राइम को जो ये बुलावा दे रहे हैं। हाँ वेलकम कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। मेरे साथ, इनके साथ, सबके रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ हो रहा है। देखो एक चीज़ समझने वाली बड़ी बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आप समझ लोगे बड़े आराम से। रोड पे जब 1000 लोग चल रहे हैं तो 1000 लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जो आम आदमी हैं जी, ठीक है। एक एरिया में ज़्यादातर वो लोग हैं जो आम लोग हैं जी, लेकिन क्रिमिनल बहुत कम होते हैं जी, ठीक है। वो क्रिमिनल तो रोड पे 2 ही 4 घूम रहे हैं ना जो क्राइम कर रहे हैं। पुलिस को ये पता होता है, क्योंकि पुलिस उसी चीज़ से जुड़ी है, क्राइम के लिए बनी है। उन्हें पता होता है कि कौन इस एरिया के क्रिमिनल्स हैं। आपको पता होता है ना, ये पुलिस तुरंत निकाल देती है ढूंढ के कि इन लोगों ने करा होगा क्राइम, यही है इस जगह पे एक्टिव। उन्हें पता होता है, उनकी डेली की कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही होती है। कभी मारपीट में भी, खाली वो लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, वो लोग मारपीट भी कर रहे होते हैं, उनके केसेस होते हैं उनके नाम पे दर्ज। आप चाहे तो पुराने केसेस निकालेंगे, वो लोग मिल जाएंगे, इनकी शिनाख्त करिए, इनमें से कोई था, पकड़ लोगे। लेकिन आप वही काम तो नहीं कर रहे हो। जिस एरिया में हुआ है उस एरिया के निकाल लीजिए पूरा डेटा, कौन है वहाँ पे, कितने क्राइम हुए हैं, कितनी मारपीट हुई है, कितनी चोरी चकारी हुई है, उनको निकाल लीजिए जिनका नाम है शीटर्स में, हिस्ट्री शीटर्स में नाम है, आप जाके शिनाख्त करिए, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन नहीं करते हो आप। पुलिस थाने में कोई फोटोग्राफी नहीं है कि आप देखिए आइए पहचानिए, ये 5000 लोग हैं, इनमें से पहचानिए, ये 100 लोग हैं इस एरिया के, इनमें से पहचानिए, आपके साथ कोई हुआ है इनमें से। आप कुछ तो एक्टिव करो यार। आप
एप्लीकेशन नहीं लिख रहे FIR की तो बात छोड़ो, तो आपसे समझ में आता है कि आप करना क्या चाहते हो। आप खाना पूर्ति करना चाहते हो, केस थाने में आओ, एप्लीकेशन दो, अच्छा हो, अब आना मत दोबारा, हम तो आपको कॉल करेंगे ही नहीं। हम थोड़ा संक्षिप्त में आपसे पूछें, जैसे आपके साथ जो इंसिडेंट हुए हैं, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर बाय चांस भविष्य में किसी के साथ ऐसा होता है तो आप क्या एक अलर्ट सिग्नल्स देना चाहेंगे उनको कि ऐसा हो तो आप समझ जाएं? यार मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक साइकेट्रिस्ट, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। जितना इनकी भी बात सुनी, इनकी भी सुनी और अपनी भी साथ भी देखी, और अमूमन हम देखते रहते हैं। सबसे पहले तो रोड पे आप भलाई करना बंद कर दीजिए इस समय, ठीक है? आप भले हैं, आप भला करना चाहते हैं, किसी के साथ दुर्घटना हुई है, आप जाके उसको उठा लीजिए, उसकी चोट लगी है, वो बेहोश है, उसको हॉस्पिटलाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लिफ्ट देने जैसी चीज़ है, अगर आप लिफ्ट नहीं देंगे तो क्या उसका बुरा हो जाएगा? पैदल जाएगा वहाँ तक, मर तो नहीं जाएगा ना। आप मत दीजिए, लिफ्ट देना बंद कर दीजिए। और इस चक्कर में जब आप फंसते हैं, अगर आपने मान लीजिए दे भी दी, उसका पहला स्टेप आप गलत देखते हैं कि वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, नहीं भैया आप यहाँ नहीं, मुझे वहाँ छोड़ो, आप समझ जाओ कि ट्रैप हो रहे हो आप एक हर्डल अलाउ करते हो, एक जगह पे उसे रोकने से रुकते हो, दूसरी जगह रोकने से रुकते हो, तीसरी जगह फिर तो आपको अपनी जगह ले जाता है। आप पहले ही रुक जाओ, भैया मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं उतरना है, यहीं उतर जाओ, गाड़ी से चाबी निकालो और दूर खड़े हो जाओ, भाई अभी जा, यहीं पे जा, शोर मचा दो आप। एक ना हम लोगों को थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक क्या, अब मैं बताता हूँ, ऐसे इंसिडेंट देखे हैं अभी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो टारगेट किसी कम्युनिटी को, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, आम इंसान को, हर एक इंसान को, हम मतलब जो लोग बाहर से आए हुए ना, जो नोएडा में जैसे हम देखते हैं, दिल्ली से काफ़ी लोग आके शिफ्ट हुए हैं, कुछ 4 साल पहले, कुछ 8 साल पहले, ठीक है, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे अपना रोज़गार कमाने आए हैं। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तो लोकल्स हैं, इनसे दूर रहो, ये तो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप मुसीबत में हैं, सबसे पहले वो लोकल ही आपके काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं बताता हूँ आपको, मेरे ही बड़े भाई के एक फ्रेंड है, उनका प्रॉपर्टी का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। ही 6.3 इंच का है, 6 फुट 3 इंच बंदे की हाइट है, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर। तो उन भैया के साथ क्या इंसिडेंट होता है, उनका कहीं गाजियाबाद में वो जा रहे थे अपना बाइक पे जा रहे थे, तो एक तकरीबन 40 साल के आदमी ने उनको हाथ दिया कि बेटा मुझे आगे तक छोड़ दो। उनको कोई ऐसा डर ही नहीं है, उन्होंने कहा बैठो मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि अंकल कहाँ जाएगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बाइक पे बिठाया उनको, बाइक पे थोड़ी आगे जाने के बाद वो कहता है व्यक्ति कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, ज़रा बाइक साइड में लगा लेंगे आप। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई लगा लेते हैं, क्या भाई अंकल तुझे भी आ रहा है मुझे भी आ रहा है, चल दोनों वॉशरूम कर लेते हैं। उन्होंने बाइक साइड में निकाली है, वो बंदा पहले उतर जाता है, भैया उतरते हैं, भैया के उतरते इतना बड़ा नाइफ तकरीबन उनके यहाँ लगाता है। भैया ने कुछ नहीं किया, पहले नाइफ देखा, कहता जो, उसने छूटते ही बोला जो है जल्दी निकाल के दे। अब वो भैया ने तुरंत होशियारी दिखाई, 6.5 फुट के आदमी को, मतलब 6 फुट 3 इंच के आदमी को 5.5 फुट का आदमी बोल रहा चाकू लगा के जो है जल्दी निकाल के दे। उन भैया ने फटाफट उसको धक्का दिया, वो थोड़ा पीछे जाके गिरा। उन्होंने भैया ने बाइक में चाबी लगी थी, तुरंत बाइक स्टार्ट की और भैया अपना। अब वो भैया मुझे बताते हैं, कहते हैं अगर हिमांशु मैं चाहता उस वक्त उस मौके पर उस इंसान को अच्छे से मैं खुद हैंडल कर सकता था, बट समझदारी दिखाते हुए मैंने वहाँ से, क्या पता वहाँ पे कुछ और लोग भी हों, कुछ और लोग कोई फायदा नहीं है। देखो वो आपको लेके ही उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनकी पावर बढ़ती जाती है। बिल्कुल। आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कि अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई हेल्प मांग रहा है, आप वहाँ से निकल जाओ। चोट लगी देख रहे हो, एक्सीडेंटल देख रहे हो कि भाई कोई लेडी जख्मी पड़ी हुई है, तो आप हेल्प कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेल्प करना बंद कर दो, हेल्प करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है यहाँ फंस सकते हो, ये नॉर्मल केस है, यहाँ तो बस वो हेल्प मांग रहा है आपसे, आप निकल जाओ। लिफ्ट विफ्ट तो बिल्कुल आजकल देना बंद कर दीजिए आप। कौन क्या उसके पास है, आपको क्या स्मेल करा दे, सुंघा दे और आपको बेहोश करके क्या लूट ले, आपको खुद भी नहीं पता। प्रवेश जी, आपका कहेंगे क्या मतलब लोगों को करना चाहिए अपने आप को अलर्ट रखने के लिए? कभी भी अकेला मत निकलो, तब भी हुआ ना, मेरे साथ भी हुआ, तो अकेले की वजह से हुआ, ये इनके साथ भी अकेले की वजह से हुआ है। तो तब भी जाओ, किसी को साथ लेके जाओ, और जाओ तो मतलब रोको मत कहीं भी, अपने व्हीकल में हो तो ना, अदरवाइज कैब वैब से आओ जाओ, ये है। और डैश कैम भी मेरे ख्याल से गाड़ी में बिल्कुल होना चाहिए। आपके लिए मतलब ये ना कि जितनी चीज़ों से आप वो कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। आप ऐसी अनजान गाड़ियों में मत बैठो जिसमें कोई हाथ दे के रोक रहा है, आपको पता है ना येलो नंबर प्लेट है,
कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही लेके जा रहा है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। अगर कोई ऐसा बंदा आपका अकेला जा भी रहा है कहीं, तो उसको छोड़ने के लिए तो जा सकता है कोई साथ में, उसको बस में चढ़ाने तक चले जाओ आप। ये कुछ आप प्रिकॉशन ले सकते हो, इसके बेसिस पे कुछ घटनाएं रोकी जा सकती हैं, अदरवाइज तो भाई अनसेफ है। बिल्कुल। दूसरा, एक समुदाय को भी टारगेट किया जाता है बार बार, जैसे एक समुदाय का नाम लिया जाता है, गुर्जर समाज का जो है पंकज ने भी नाम लिया। मेरा ये कहना है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो किसी समुदाय से नहीं आता, वो हर एक समुदाय से आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को लेके बोलना कि गुर्जर ऐसे हैं या जाट ऐसे हैं या ब्राह्मण ऐसे हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर पंकज के साथ किसी ने ये सब किया और उसने बोला, उसने क्लेम किया कि मैं गुर्जर हूं, तो उसका क्या ऑथेंटिकेशन है कि वो गुर्जर है? क्या पता वो गुर्जर कम्युनिटी को बदनाम करना चाहता हो, और क्या पता अगर गुर्जर कम्युनिटी से भी कोई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, उसमें अच्छे लोग भी होंगे। हमारे साथ ये 3 स्टोरीज हमने, 3 एक्सपीरियंस हमने देखे जिन्होंने ये सब सफ़र किया है। इन्होंने जो है कंप्लेंट भी की, पुलिस कंप्लेंट के बाद जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनको ये तक बोला गया कि रामायण लिख के ना दें एप्लीके FIR में, हमें 2 लाइन में लिख के दें। अगर ये रामायण भी लिख रहे हैं या 2 लाइन में भी लिख रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया। ये आज भी जो है इंसाफ की मांग करते हैं, गुहार करते हैं। ये बोला जाता है कि कोई बड़ा क्राइम नहीं है। हर एक बड़ा क्राइम पहले छोटे क्राइम से ही होकर गुजरता है। अगर आप छोटे क्राइम को समझ के ही एक्शन ले लें, तो क्या पता हम कितनी जिंदगियां बचाएं और जो है कितने क्राइम जो है हम होने से जो है रोक सकते हैं। लेकिन वहीं हम ये कह के टाल दें कि ये तो छोटा क्राइम है, तो मतलब क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है इस बात का कि कोई बड़ा क्राइम हो? अगर ये है तो ये बहुत निंदनीय है। हमने तीनों लोगों से बात की। उम्मीद है कि एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आप सब लोगों को मिली होगी। अगर हम नहीं चाहते किसी के साथ भी ऐसा और कभी ना हो, लेकिन भगवान ना करे अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा हो, तो आप अलर्ट रहिए, इन चीज़ों को समझिए। जो यहाँ पर जो ये विक्टिम्स आए हैं, इन्होंने बातें बोली हैं, और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज़।